नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय DS में आपका स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी घास वाली। तो चलिए सुनते हैं। मूलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मद भरी आँखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मूलिया, आज कैसा जी है? मूलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबा गईं। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ है, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मूलिया ने सिसककर कहा, कुछ नहीं, हुआ क्या है, अच्छी तो हूँ। महावीर ने मूलिया को सिर से पांव तक देखकर कहा, चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं? मूलिया ने बात टालकर कहा, कोई बात भी हो, क्या बताऊं? मूलिया इस ऊसर में गुलाब का फूल थी, गेहुआ रंग था, हिरन की सी आंखें, नीचे खिंचा हुआ चिबुक, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आँखों में एक विचित्र आर्द्रता जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा झलकती रहती थी। मालूम नहीं चमारों के इस घर में वह अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका कोमल फूल सा गात इस योग था कि सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? उस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवे के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वह एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया, किसी ने उसे ऐपकों की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देखा। वह घास लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो ऊषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित अपनी छटा बिखेरता जाता हो। कोई गजलें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मूलिया नीची आंख की अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान, महावीर में ऐसे क्या सुरखा के पर लगे हैं, ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं, ना जाने यह कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जाति की और युवतियों के चाहे गुप्त संदेश होती, मूलिया के लिए हृदय का सूल थी। प्रभात का समय था, पवन आम की वोर की सुगंधी से मतवाला हो रहा था। आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था। मूलिया सिर पर झुआ रखे घास छीलने चली तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठा। यकायक युवक चैनसिंह सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मूलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैनसिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मूलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मूलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वह जरा भी नहीं डरी, जरा भी न झिझकी। झुआ जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं मैं चिल्लाती हूँ। चैनसिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जातों में रूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या है कि वह ऊंची जात वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मार्ग उसने जीते थे, पर आज मूलिया के चेहरे का वह रंग, उसका वह क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके छटके छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मूलिया वेग से आगे बढ़ गई। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है। मूलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेकसी का अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वह इतनी गरीब न होती तो किसी की मजाल थी
कि इस तरह उसका अपमान करता। वह रोती जाती थी और घास छीलती जाती थी। महावीर का क्रोध वह जानती थी। अगर उससे कह दे तो वह इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर न जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोए खड़े हो गए। इसलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर न दिया। दूसरे दिन मूलिया घास के लिए न गई। सास ने पूछा, तुम क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई। मूलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेली न जाऊंगी। सास ने बिगड़कर कहा, अकेले क्या तुझे बाघ उठा ले जाएगा? मूलिया ने और भी सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज़ में बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, ना तू औरों के साथ जाएगी ना अकेली जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? वह साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं न जाऊंगी? तो यहाँ मेरे घर में रानी बन के निभाए न होगा। किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर चाटूं। उठा झावा और घास ला। द्वार पर नीम के दरख्त के साए में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मूलिया की रूनी शौहरत बनाए जाते देखा, पर कुछ बोल न सका। उसका बस चलता तो मूलिया को कलेजे में बिठा लेता, आँखों में छिपा लेता। लेकिन घोड़े का पेट भरना तो जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज से कम न पड़े। ऐसी मजदूरी ही कौन होती है? मुश्किल से 1.5-2 रुपए मिलते हैं। वह भी कभी मिले कभी न मिले। जब से यह सत्यानाशी लारियां चलने लगी हैं, इक्के वालों की बधिया बैठ गई है। कोई सेंत भी नहीं पूछता। महाजन से 150 रुपये उधार लेकर इक्का और घोड़ा खरीदा था, मगर लारियों के आगे इक्के को कौन पूछता है? महाजन का सूद भी तो ना पहुंच सकता था। मूल का कहना ही क्या। ऊपरी मन से बोला, ना मन हो तो रहने दो, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मूलिया निहाल हो गई। बोली, घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होती हुई चली। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ उनके खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती उसका जी सन्न हो जाता, कहीं कोई ऊँख में छिपा न बैठा हो। मगर कोई नई बात ना हुई। ऊँख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सिंचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर के कुएं पर पुर चल रहा था। खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मूलिया का जी ललचाया। यहाँ आधा घंटे में जितनी घास छिल सकती है, सूखे मैदान में दोपहर तक न छिल सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है? कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वह बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झावा आधे से ज़्यादा भर गया। वह अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसे चैन से के आने की खबर ही न हुई। यकायक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो चैन से को खड़ा देखा। मूलिया की छाती धक से हो गई। जी में आया भाग जाए, झावा उलट दे और खाली झावा लेकर चली जाए। पर चैनसह ने कई गज के फासले से ही रुककर कहा, डर मत, भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ न बोलूँगा। जितनी घास चाहे छील ले, मेरा ही खेत है। मूलिया के हाथ शून्य हो गए। खुरपी हाथ में जम सी गई। घास नज़र ही न आती थी। जी चाहता था ज़मीन फट जाए और मैं समा जाऊं। ज़मीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैनसह ने आश्वासन दिया, छीलती क्यों नहीं? मैं तुमसे कुछ कहता थोड़े ही हूँ। यहीं रोज चली आया कर, मैं छील दिया करूँगा। मूलिया चित्रलिखित सी बैठी रही। चैनसह ने 1 कदम आगे बढ़ाया और बोला, तुम मुझसे इतना डरती क्यों है? क्या तुम समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है
कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही आप हाथ बढ़ गए। मुझे कुछ सुध ही ना रही। तुम चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था हाथ काट डालूं, कभी जी चाहता था जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तू इस रास्ते से चली आई, मैं सारा हार छानता हुआ यहाँ आया हूँ। अब जो सज़ा तेरे जी में आवे दे दे। अगर तुम मेरा सिर भी काट ले तो गर्दन ना हिलाऊंगा। मैं सोहदा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन में सारी खोट मिट गई है। अब तो यही जी में आता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता। तब तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती। किसी तरह यह चोला तेरे काम आवे। मेरे मन की यह सबसे बड़ी लालसा है। मेरी जवानी काम न आवे अगर मैं किसी खोट से ये बातें कर रहा हूँ। बड़ा भगवान था महावीर, जो ऐसी देवी उसे मिली। मुलिया चुपचाप सुनती रही, फिर सिर नीचा करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? चैन से और समीप आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ। मुलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब हो गई। चुपते हुए शब्दों में बोली, तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो ना मानोगी? तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? चैनसिंह ने दबी जबान से कहा, ब्याह तो हो गया, लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है। मुलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है? उसे लज्जा नहीं है? अपनी मर्यादा का विचार नहीं है? मेरा रंग रूप तुम्हें भाता है। क्या घाट के किनारे मुझसे कहीं सुंदर औरतें नहीं घूमा करती? मैं उनकी तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकती। तुम उसमें से किसी से क्यों नहीं दया मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर वहाँ तुम ना जाओगे, क्योंकि वहाँ जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो इसलिए ना कि मैं चमारिन हूँ, नीच जाती हूँ, और नीच जाति की औरत जरा सी घुड़की धमकी व जरा सा लालच में तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है। ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन से लज्जित होकर बोला, मूला, यह बात नहीं, मैं सच कहता हूँ। इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है, सब आदमी बराबर हैं। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूँ। मुलिया, इसलिए ना कि जानते हो मैं कुछ कर नहीं सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों पर सिर रखो, तो मालूम हो कि चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर यह सिर तुम्हारी गर्दन पर न रहेगा। चैन से हमारी शर्म की ज़मीन में गड़ा जाता था। उसका मुँह ऐसा सूख गया था मानो महीनों की बीमारी से उठा हो। मुँह से बात न निकलती थी। मुलिया इतनी बाकपटू है, इसका उसे गुमान भी न था। मुलिया फिर बोली, मैं भी रोज़ बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज ना घुसा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है, और वह औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं। उनके घरवाले भी तो चमारिनों और कहारिनों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए यह बातें कहाँ। मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ हूँ मैं हूँ। वह किसी दूसरे महरिया की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता। संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलूटी भी होती तब भी वह मुझे इसी तरह रखता। इसका मुझे विश्वास है। मैं चमारन होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ कि विश्वास का बदला खोट से दूँ।
हाँ, वह अपने मन की करने लगे, मेरी छाती पर मूंग दलने लगे तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग दलूंगी। तुम मेरे रूप ही के दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल आए, कानी हो जाऊं तो मेरी ओर ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ? चैन से इनकार न कर सका। मुलिया ने उसी गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं, दोनों आंखें फूट जाएं, तब भी वह मुझे इसी तरह रखेगा, मुझे उठावेगा, बैठावेगा, खिलावेगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे कभी न छेड़ना, नहीं अच्छा न होगा। जवानी जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है, गौरव है और सब कुछ जो जीवन को पवित्र, उज्जवल और पूर्ण बना देता है। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ है, सेखी है, विषय वासना है, कटुता है और वह सब कुछ जो जीवन को पशुता, विकार और पतन की ओर ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मुलिया के शीतल छींटों से नशा उतर गया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़ जाने से फेन मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल आता है। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई। कामिनी के शब्द जितनी आसानी से दीन और ईमान को गारत कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से उनका उद्गार भी कर सकते हैं। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना और पीटना उसकी आदत थी। आसामी उससे थर थर कांपते थे। मजदूर उसे आते देखकर अपने काम में चुस्त हो जाते थे, पर ज्यों ही उसने इधर पीठ फेरी और उन्होंने चिलम पीना शुरू किया, सब दिल में उससे जलते थे, उसे गालियां देते थे। मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए थे। एक दिन संध्या समय चैन सिंह खेत देखने गया। पुर चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई है और सारा पानी बहा जाता है। क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता, मगर क्यारी बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है। उसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं है कि पानी क्यों नहीं आता। पहले यह दशा देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता। उस औरत की उस दिन मजूरी काट लेता और पुर चलाने वालों को घुड़कियां जमाता, पर आज उसे क्रोध नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांध दी और खेत में जाकर बुढ़िया से बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी सब बहा जा रहा है। बुढ़िया घबराकर बोली, अभी खुल गई होगी राजा, मैं अभी जाकर बंद किए देती हूँ। यह कहती हुई वह थर थर काँपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी। बुढ़ऊ कई दिन से नहीं दिखाई दिए, कहीं काम पर जाते हैं कि नहीं। बुढ़िया गदगद होकर बोली, आजकल तो खाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम नहीं लगता। चैन सिंह ने नर्म भाव से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दे, थोड़ा सा सन रखा था, उसे काट दे। यह कहता हुआ वह कुएं की ओर चला गया। यहाँ 4 पुर चल रहे थे, पर इस वक्त 2 हकवे बेर खाने गए थे। चैन सिंह को देखते ही मजूरों के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहाँ गए? तो क्या जवाब देंगे? सब के सब डांटे जाएंगे। बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, वह दोनों कहाँ चली गए? किसी के मुंह से आवाज़ न निकली। सहसा सामने से दोनों मजूर धोती के एक कोने में बेर भरे आते दिखाई दिए। खुश खुश बात करते चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए। पाँव मन मन भर के हो गए। अब न आते बनता था न जाते।
दोनों समझ गए कि आज डांट पड़ी, शायद मजूरी भी कट जाए। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैनसह ने पुकारा, बढ़ाओ, कैसे बेर हैं, लाओ जरा मुझे भी दो, मेरे ही पेड़ के हैं ना। दोनों और भी सहम उठे। आज ठाकुर जीता न छोड़ेगा। कैसा मीठा मीठा कर बोल रहा है, उतनी ही भिगो कर लगाएगा। बेचारे और भी सिकुड़ गए। चैनसह ने फिर कहा, जल्दी से आओ जी, पक्की सब मैं ले लूँगा। जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा सा नमक तो ले लो, बाकी दोनों मजूरों से। तुम भी दोनों आ जाओ, उस पेड़ के बेर बड़े मीठे होते हैं, बेर खा लें, काम तो करना ही है। अब दोनों भगोड़ों को कुछ ठाठस हुआ। सभी ने जाकर सब बेर चैनसह के आगे डाल दिए और पक्के छाँट कर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। आधे घंटे तक चारों पुर बंद रहे। जब सब बेर उड़ गए और ठाकुर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी, आज जान बख्शी हो जाए, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो कभी ना जाते। चैनसह ने नम्रता से कहा, तो इसमें बुराई क्या हुई, मैंने भी तो बेर खाए, एक आधा घंटे का हरज हुआ, यही ना। तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आधा घंटे में कर दोगे, ना चाहोगे दिन भर में भी घंटे भर का काम ना होगा। चैनसह चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहे तो काम करने में जी लगता है, यह नहीं कि हरदम छाती पर सवार। दूसरा, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा, कई दिन से देखता हूँ मिजाज नरम हो गया है। चौथा, सांझ को पूरी मजूरी मिले तो कहना। पहला, तुम तो हो गोबर गणेश, आदमी का रुख नहीं पहचानते। दूसरा, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरा, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी धर्म है कि कोई कसर न छोड़े। चौथा, मुझे तो भैया ठाकुर पर अब भी विश्वास नहीं आता। एक दिन चैनसह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफ़र था। यूँ तो वह बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा इक्के पर चला चलूँ। महावीर को कहला भेजा, मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैनसह तैयार बैठा था। चटपट इक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, इक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान इतना रद्दी कि चैनसह को उस पर बैठते शर्म आई। पूछा, यह सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर? तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला कभी न था। क्या आजकल सवारियां कम हैं क्या? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियां काहे नहीं हैं, मगर लारियों के सामने इक्के को कौन पूछता है। कहाँ 2, 2.5, 3 की मजूरी करके घर लौटता था, कहाँ अब 20 आने पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं? बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। सोचता हूँ इक्का घोड़ा बेच कर आप लोगों की मजूरी कर लूँ, पर कोई गाहक नहीं लगता। ज़्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े ही को चाहिए, घास ऊपर से। जब अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवर को कौन पूछे। चैनसह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते? महावीर सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पौरुख चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा है कि कोई गाहक लग जाए तो इक्के को औने पौने निकाल दूं, फिर घास छील कर बाजार ले जाया करूं। आजकल सास पतोह दोनों छीलती हैं, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैनसह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहाँ चल सकती है, घरवाली चली जाती है।
दोपहर तक घास छीलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है। वहाँ से घड़ी रात गए लौटती है। हलकान हो जाती है भैया, मगर क्या करूँ, तकदीर से क्या जोर। चैन से कचहरी पहुँच गए और महावीर सवारियों की टोह में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले। हाथे में पान की दुकान थी। जरा और आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था। उसकी छाह में 20 ही तांगे इक्के फटने खड़ी थीं। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी रहती थीं। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा, कोई लारी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं, कि उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ गई। सिर पर घास का झावा रखे साइसों से मूल भाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। यह तो मुलिया है। बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे। कोई उससे दिल लगी करता था, कोई घूरता था, कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मुला, घास तोड़ के अधिक से अधिक 6 आने की है। मुलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, 6 आने पर लेना है तो सामने घसी यारने बैठी हैं, चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने में ही जाएगी। एक अधेड़ कोचवान ने पिटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं, 1 रुपया मांग। लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे। निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं है। एक तांगे वाले ने, जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुए था, बोला। बुढ़ाऊ के मुँह में पानी भर आया। अब मुलिया काहे को किसी और को देखेगी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूते से पीटे। सब के सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे हैं। आँखों से पी जाएंगे। और मुलिया भी यहाँ कितनी खुश है। ना लजाती है, ना झिझकती है, ना दबती है। कैसा मुस्कुरा कर रसीली आँखों से देख देख कर, सिर का अंचल खिसका खिसका कर, मुँह मोड़ मोड़ कर बातें कर रही है। वही मुलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठी थी। इतने में 4 बजे अमले और वकील मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। अमले लारियों पर दौड़े, वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर चले। कोचवानों ने भी चटपट घोड़े जोते। कई महाशयों ने मुलिया को रसिक नेत्रों से देखा और अपनी अपनी गाड़ियों पर जा बैठे। यकायक मुलिया घास का झावा लिए उस फिटन के पीछे दौड़ी। फिटन में एक अंग्रेजी फैशन का जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पावदान पर घास रखवा ली। जेब से कुछ निकालकर मुलिया को दिया। मुलिया मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें भी हुई जो चैन सिंह ना सुन सके। एक क्षण में मुलिया प्रसन्न मुख घर की ओर चली। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर विस्मृति की दशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और केबिन का द्वार बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह की समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं है। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी? आधा घंटे से यहाँ खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गई। मेहतर तक झाड़ू लगाकर चल दिए। तुम्हें कुछ खबर हुई? यह बुरी बीमारी है, जल्दी दवा कर डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का इक्का सामने से आता दिखाई दिया। कुछ दूर इक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा,
आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी न पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियाँ पी गया। चैनसे ने जरा देर के बाद कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज़ लिया करो बस। जब मैं बुलाऊं तो इक्का लेकर चले आया करो, तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार ना जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूँ, आपकी प्रजा हूँ, जब मर्जी हो पकड़ मंगवाइए, आपसे रुपए। चैनसे ने बात काटकर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता, तुम मुझसे 1 रुपया रोज़ ले जाया करो, घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है। और भी रुपए पैसे का जब काम लगे बेखटके चले आया करो। हाँ देखो, मुलिया से इस बात की भूलकर भी चर्चा ना करना, क्या फ़ायदा। कई दिनों के बाद संध्या समय मुलिया चैनसे से मिली। चैनसे असामियों से मालगुजारी वसूल करके घर की ओर लपका जा रहा था कि उसी जगह जहाँ उसने मुलिया की बाहें पकड़ी थी, मुलिया की आवाज़ कानों में आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मुलिया दौड़ी आ रही थी। बोला, क्या है मूला, क्यों दौड़ती हो? मैं तो खड़ा हूँ। मुलिया ने हाँफते हुए कहा, कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आते देखा तो दौड़ी, अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैनसे ने कहा, बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने कभी मुझे घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुझसे सब कह डाला? मैंने तो मना कर दिया था। वह मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों एक क्षण चुप खड़े रहे, किसी को कोई बात न सूझती थी। यकायक मुलिया ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तुमने मेरी बाहें पकड़ी थी। चैनसे ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मूला, मुझ पर जाने कौन भूत सवार था। मुलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं? उसी वायगाहे की लाज तो निभा रही हो, गरीबी आदमी से जो चाहे करावे। तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर के बाद मुलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा मैं हंसने बोलने में मग्न हो रही थी। चैनसे ने बलपूर्वक कहा, नहीं मुलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं समझा। मुलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी। और है। पवन सिंचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था। सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था और उस मलिन प्रकाश में चैनसे मुलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा देख रहा था। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।